क्या तुम लोगों को पता था सुमा जो कि तेनगेन की एक वाइफ है? तुम लोगों को शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन वो बायसेक्सुअल है, यानी कि उसे लड़के और लड़कियां दोनों जेंडर के लोग पसंद है। और इसी वजह से सुमा बड़ी ही एक्साइटेड थी जब तेनगेन अपनी दूसरी शादी करने वाला था। इनफैक्ट सुमा चाहती थी कि वो और भी शादियां करे। माकियो जो कि तेनगेन की दूसरी वाइफ है, वो तेनगेन की ही एक दूर की रिश्तेदार है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तुम लोग ये तो जानते ही होगे कि ग्योमे अंधा है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि उसने सारे हाशिरास के चिट्टे खिट्टे खोल रखे हैं, क्योंकि वो ये चीज ओपनली बोलता है कि ओबोनाए बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मित्सुरी को बहुत पसंद करता है। और सेम चीज वो मित्सुरी के लिए भी कहता है कि वो बहुत ही अच्छे नेचर की लड़की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ओबोनाए को पसंद करती है। और वो सिर्फ यही नहीं रुकता, वो सानेमी के बारे में भी सच सच बता देता है। वो कहता है कि सानेमी बहुत ही सच्चा और मजबूत इरादे वाला लड़का है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कानाए कोचियो को पसंद करता है। और वो गियू के बारे में ये कहता है कि वो बहुत ही शांत और चुप रहने वाला इंसान है, लेकिन जब भी मैं उसे शिनोबू से बात करते हुए देखता हूँ वो खुश नजर आता है। और वो शिनोबू के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहता है कि वो लड़की थोड़ी नाजुक और कमजोर है, लेकिन वो अपने काम के लिए बहुत मेहनती है। और जब मैं उसे भी गियू तोमियोका से बात करते हुए देखता हूँ तब वो थोड़ी ज्यादा ही खुश नजर आती है। आई मीन कम ऑन ग्योमे, किसी को तो छोड़ दे। मतलब ग्योमे लिटरली ये रिश्ता क्या कहलाता है चला रहा है डीमन स्लेयर में। जब नेजुको दोबारा इंसान बन जाती है तो इनोस्के उसे बड़ा पसंद करने लगता है, क्योंकि नेजुको बड़ी ही काइंड और साफ दिल की है। और साथ ही जब इनोस्के को किसी चीज का मतलब समझ में नहीं आता है तो नेजुको बिना उसका मजाक उड़ाए उसे अच्छे से समझाती है। और इसीलिए इनोस्के नेजुको को अपनी मम्मी की तरह मानता है। इसीलिए वो जहाँ भी जाती है और जो भी करती है इनोस्के उसकी मदद करवाता है और बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह उसे प्रोटेक्ट भी करता है। और इसीलिए जब नेजुको महीने में एक बार काना और आओई से मिलने जाती है तो इनोस्के बिल्कुल घोड़े की तरह नेजुको को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता है। लेकिन ये चीज जेनित्सु को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इस वीडियो में मैं जितने भी फैक्ट्स यूज कर रहा हूँ ये सारे डीमन स्लेयर की ऑफिशियल फैन बुक 2 यानी कि कॉर्प रिकॉर्ड फैन बुक से लिए गए हैं। इसकी एक फैन बुक 1 भी है जो कि और भी इंटरेस्टिंग है और इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं तो। नेजुको लिटरली सभी की फेवरेट बन जाती है और इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि फाइनल बैटल के बाद गियू की हाओरी पूरी तरह से फट गई थी, लेकिन वो हाओरी गियू के दिल के बड़े ही करीब थी, इसीलिए नेजुको उसे अच्छे से सिलकर वापस नए जैसा कर देती है। और ये देखकर गियू को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए गियू नेजुको को कई सारे गिफ्ट्स वगैरह भेजता रहता है, जैसे कि नई नई ड्रेसेस, किमोनो और बाकी की एसेसरीज, जिससे अगेन जेनित्सु को बहुत गुस्सा आता है। स्वॉर्ड्समैनशिप छोड़ने के बाद तानजीरो एक लव गुरु बन जाता है और जेनित्सु को समझाता है कि अगर वो सच में नेजुको को पसंद करता है तो उसे बच्चों की तरह रोना गाना बंद करना होगा और एक मर्द बनना होगा, वरना नेजुको तुम्हें अपना छोटा भाई समझना चालू कर देगी। और ये सुनकर जेनित्सु में कॉन्फिडेंस आ जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो नेजुको को कन्फेस करने पहुंच जाता है और एक रोमांटिक वॉक पर ले जाने के बहाने जेनित्सु नेजुको को अपने दिल का हाल बता देता है। तानजीरो के कमाल के सेंस ऑफ स्मेल की वजह से वो स्मेल कर लेता है कि जेनित्सु बहुत ज्यादा नर्वस है और बिना जेनित्सु के बताए ही वो समझ जाता है कि आज वो कन्फेस करने वाला है। तानजीरो बड़े ही क्यूट तरीके से इनोस्के को डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि इनोस्के दिन भर नेजुको के साथ ही घूम रहा होता है ना। लेकिन लुक एट हिम यार, ऐसा दोस्त तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जेनित्सु इतनी जोर से चिल्लाकर कन्फेस करता है मानो वो किसी को डांट रहा हो। मतलब वो लिटरली इतना जोर से बोल रहा था कि उस बाकी के दिन नेजुको को और कुछ सुनाई ही नहीं दे पा रहा था। कन्फेस करने के बाद जेनित्सु ने हाथों हाथ आंसर नहीं मांगा, 1 साल तक मेरा इम्प्रूव्ड वर्जन देख लो, उसके बाद अपना जवाब देना। तेनगेन ओपनली बोलता है कि मित्सुरी और शिनोबू दोनों बड़ी ही हॉट है और दोनों के पास ही है काफी अच्छी चाइल्ड बियरिंग हिप्स जिसका मतलब वो दोनों की एस की तारीफ कर रहा है। इनफैक्ट मित्सुरी भी ये तेनगेन के बारे में कहती है कि वो बहुत ही मैच्योर और अट्रैक्टिव लगता है, यानी कि मित्सुरी को उसका अडल्ट और हैंडसम स्टाइल बड़ा ही पसंद है। साथ ही वो ये भी ऐड करती है कि कभी कभी वो 10 साल के बच्चे की तरह हरकतें करता है। एक बार तो योशितेरु अगात्सुमा जो कि जेनित्सु और नेजुको का डिसेंडेंट है, वो अपनी बहन को एक एक्सीडेंट से बचाने के लिए ट्रक के सामने कूद जाता है और जेनित्सु की ही तरह बड़ी फुर्ती से उसे बचा लेता है, जिस वजह से उसे काफी चोट भी लग जाती है। लेकिन उसके लड़कियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर की वजह
से बिना किसी टेस्ट के हम बता सकते हैं कि वो जेनित्सु का ही डिसेंडेंट है। जेनित्सु खुद के ऊपर एक किताब भी लिखता है, द लेजेंड ऑफ जेनित्सु अगात्सुमा, जिस बुक का रेफरेंस हमें आगे चलकर फ्यूचर आर्क में भी देखने को मिलता है। तो हम लोगों को तांजिरो का डिसेंडेंट कनाता कमाडो तो याद ही होगा। उसके हाई स्कूल के बच्चों ने उसे एक नाम दे रखा है, द फर्स्ट लव थीफ, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो कई सारी लड़कियों का क्रश है और वो ना चाहते हुए भी उनके दिल चुरा लेता है। साथ ही कनाता कमाडो और उसका छोटा भाई सुमिहिको कमाडो दोनों ही आज भी हिनोकामी कागुरा डांस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये सन ब्रीदिंग से कैसे रिलेटेड है और ये कितना लेजेंडरी डांस है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि तांजिरो ने मुजान के मरने के बाद भी फैमिली रिचुअल को खत्म नहीं होने दिया और हिनोकामी कागुरा डांस को अपनी जनरेशन को पास ऑन करा। चलो देखते हैं तेनगेन बाकी हाशिरास के बारे में क्या सोचता है। वाटर हाशिरा के बारे में वो कहता है कि ऐसा लगता है मानो ये बंदा हमेशा किसी मैयत से आ रहा हो। पूरा टाइम इस बंदे के चेहरे पर डिप्रेशन रहता है। फ्लेम हाशिरा को पहली बार देखकर तो तेनगेन शॉक ही हो गया था और वो खुद इस बात को मानता है कि रेनगोकू उससे भी ज्यादा फ्लैम्बॉयंट है, यानी कि उससे भी ज्यादा फ्लैशी है। मतलब तुम लोग इमेजिन करो कि तेनगेन ने किसी को खुद से ज्यादा फ्लैशी बताया है। मिस्ट हाशिरा उसे बड़ा ही शांत लगता है, ओबनाए उसे बड़ा ही सीरियस लगता है, लेकिन वो उसकी अलग कलर वाली आंखों से जेलस भी है। ग्योमे के बारे में वो कहता है कि इतना लंबा और हट्टा कट्टा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है, और सानेमी को वो एक ब्रैट बताता है। गियू की पर्सनैलिटी फाइनल बैटल के बाद से पूरी तरह चेंज हो जाती है और अब वो बड़ा ही खुश खुश रहने लगता है। साथ ही वो तांजिरो के सारे लेटर्स का जवाब भी देता है। इनफैक्ट वो अक्सर तेनगेन और उसकी वाइफ्स के साथ हॉट स्प्रिंग के मजे लेने भी जाया करता है। तांजिरो सानेमी को भी कई सारे लेटर्स लिखा करता था, लेकिन सानेमी कभी उनका रिप्लाई नहीं करता था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सानेमी पढ़ तो सकता है लेकिन लिख नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसके घर के वरांडा में सानेमी माचा और कुछ खाने का सामान रख जाता है एज अ गिफ्ट। चुपचाप से रखकर सानेमी वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन तांजिरो के सेंस ऑफ स्मेल से उसे पता चल जाता है कि ये सानेमी ने रखा है। सानेमी की किसी भी हाशिरा के साथ अच्छी नहीं बनती है सिवाय ओबनाए के, क्योंकि वो दोनों सेम ही नेचर के है ना, तो उनकी पटरी अच्छी बैठती है। और कानाए कोचो से भी अच्छी बनती थी। ग्योमे अंधा जरूर है, लेकिन ऐसा उसे किसी लड़ाई की चोट की वजह से नहीं हुआ है। एक्चुअली बचपन में ग्योमे को बहुत तेज बुखार आया था, जिस वजह से उसकी आंखें पंक्चर हो जाती है और वो हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। ग्योमे के अंधेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसे बहुत चिढ़ाया करते थे और उसके मजे लिया करते थे, जैसे कि उसे गिराने की कोशिश करना, चीजें उसकी तरफ फेंकना, ऐसी हरकतें जिससे अंधे व्यक्ति को परेशानी हो। लेकिन ग्योमे उन सारी चीजों से बच जाता था और इसी वजह से लोगों को लगता था कि ये झूठ बोल रहा है और अंधा नहीं है। डीमन बनने से पहले नेजुको अपने बालों को बांध कर रखा करती थी, लेकिन डीमन बन जाने के बाद उसने अपने बालों को कभी नहीं बांधा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि डीमन बनने के बाद नेजुको अपने बालों को मेंटेन ही नहीं कर पाती और तांजिरो को बाल बांधना आता नहीं था। लेकिन हम स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के इस सीन में क्लियरली देख सकते हैं कि तांजिरो एटलीस्ट कोशिश तो करता है नेजुको के बाल बांधने का, और वो भी मित्सुरी के स्टाइल में। मैं तुम लोगों को 3 सेकंड देता हूँ गेस करने के लिए कि सबसे फास्टेस्ट हाशिरा कौन सा है। अगर तुम लोगों ने तेनगेन उजुई कहा है तो बिल्कुल सही, क्योंकि वही है नंबर 1 फास्टेस्ट हाशिरा। सेकंड पर है सानेमी, फिर है ग्योमे, और शिनोबु 4th नंबर पर आती है, जो कि बहुत लोग 1 पर एक्सपेक्ट कर रहे थे। 5th फास्टेस्ट है रेनगोकू, फिर गियू, और 7th नंबर पर आता है ओबनाए, जो कि बिल्कुल एक सांप की तरह दाएं बाएं भागता है। अगर वो नॉर्मली सीधा भागना भी शुरू कर दे तो वो और भी ऊपर रैंक हो सकता है। देन मुइचिरो, और लास्ट है मित्सुरी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जस्ट वो खाना खाकर ही भागने लगी है। मित्सुरी पहले तो सोचती है कि ओबनाए को अपना लव कन्फेस कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे लगा था कि ओबनाए उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, वो सबके साथ ही इतना फ्रेंडली है। लेकिन सच्चाई तो हम सभी जानते हैं कि वो केवल मित्सुरी के साथ ही अच्छा रहता है। यहाँ तक कि मित्सुरी भी शिनोबु से लव एडवाइसेस मांगती है, लेकिन शिनोबु को भी इस मामले में कोई खास जानकारी नहीं है, इसीलिए वो लव के टॉपिक में पल्सेस और हार्ट रेट के बारे में बात करने लगती है। जब भी ओबनाए और मित्सुरी साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो ओबनाए तो उसके सामने खाना नहीं खाता है, बल्कि वो हमेशा मित्सुरी को मजे से खाते हुए देखता है, और ये देखकर उसे बड़ा अच्छा लगता है। और तो और ओबनाए कई सारे फ्लर्टी लेटर्स और कॉम्प्लीमेंट्स मित्सुरी को टाइम टू टाइम दिया करता था। ओबनाए और मित्सुरी आगे चल के जब रीइंकार्नेट होते हैं तब वो आपस में शादी कर लेते हैं और एक रेस्टोरेंट कम कैफे चलाते हैं, और तो और उनके 5 बच्चे भी होते हैं। चलो देखते हैं मित्सुरी और ओबनाए बाकी हाशिरास के बारे में क्या सोचते हैं। मित्सुरी शिनोबु के बारे में सोचती है कि वो सुपर क्यूट है और मैं उसके साथ और भी ज्यादा खेलना चाहती हूँ।
हूँ, जहाँ एक तरफ सारे हाशिरास गियो को डिप्रेस्ड मानते हैं। मित्सुरी कहती है कि वो बहुत ही शाय और क्यूट बंदा है। रेनगोकू के बारे में वो सोचती है कि वो बहुत ही कूल है और उसके बड़े भाई की तरह है, जिसने ट्रेनिंग के टाइम उसका बहुत ख्याल रखा था। गियो में उसे क्यूट और कैट लवर लगता है और ये हमने किमित्सु एकेडमी में भी देखा है कि उसे कैट्स कितनी पसंद है। सानेमी उसे थोड़ा डरावना लगता है लेकिन साथ ही चार्मिंग भी लगता है। और लास्ट वो ओबनाई के बारे में कहती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो मुझे लेटर्स देता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है और जब भी मैं धीरे धीरे खाती हूँ तो मुझे बड़े प्यारे लुक के साथ देखता है। लेकिन ओबनाई हाशिरास के बारे में बिल्कुल मित्सुरी से उल्टा सोचता है। गियो के बारे में वो कहता है कि मैं इससे नफरत करता हूँ, उसके डिप्रेशन वाले एक्सप्रेशंस मुझे हमेशा इरिटेट करते हैं। लेकिन वो रेनगोकू को बड़ा पसंद करता है और कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ओबनाई तेनगेन की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है और अक्सर जब वो दोनों कॉमरेड्स के बारे में बात करते हैं तब तेनगेन बड़ा ही ऑनेस्ट जवाब देता है। लेकिन जब वो मित्सुरी के बारे में बोलता है तो उसकी पूरी बैडएस पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ओबनाई कहता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वो बहुत क्यूट है। कभी कभी तो मैं मित्सुरी के बारे में बहुत ज्यादा ही सोचने लगता हूँ और इस बात से मुझे बहुत टेंशन होती है। मुइचिरो चाहते हुए भी पेट्स नहीं रख सकता क्योंकि उसका कासुगाए क्रो बड़ा ही जेलस हो जाता था मित्सुरी के दूसरे पेट से। तांजीरो के पास जो कासुगाए क्रो है उसका नाम है तेनोजी मात्सुइमोन। जहाँ एक तरफ बाकी क्रोस को नाम उनके मास्टर्स देते हैं, तांजीरो के क्रो ने खुद का नाम खुद ही को दे लिया क्योंकि वो खुद को तांजीरो से सुपीरियर समझता था। फाइनल बैटल के बाद मुइचिरो के कासुगाए क्रो की हालत खराब हो जाती है और इस वजह से तांजीरो के कासुगाए क्रो को बड़ा ही बुरा लगता है। आगे चलकर फैन बुक में रिवील होता है कि इन दोनों का रिलेशन चालू हो गया है। I mean, बस यही देखना बाकी रह गया था, दो क्रोस का रिलेशन। फाइनल बैटल के बाद जितने भी क्रोस डीमन स्लेयर्स को सर्व करते थे अब वो आजाद हो जाते हैं और अपना अपना जीवन जीने लगते हैं और साल में 1 या 2 बार वो अपने असाइंड डीमन स्लेयर से मिलने भी आ जाया करते हैं। मुइचिरो और गियो में ये दोनों एक्सेप्शनल हाशिराज हैं जिन्होंने डीमन स्लेयर बनने के बाद केवल 2 महीने ट्रेनिंग ली और सीधा हाशिराज ही बन गए। गियो में अपना सक्सेसर यानी कि सिगोकू, वो व्यक्ति जो कि गियोमे के बाद उसकी जगह लेगा एज अ हाशिरा, गेन्या को बनाता है। पहले तो वो इस बारे में श्योर नहीं था क्योंकि गेन्या कोई ब्रीथिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकता, लेकिन गेन्या सानेमी की तरह ही जिद्दी और मेहनती था, इसीलिए गियोमे उसे अपना सुगोकू बना देता है। साथ ही वो कभी भी अपनी ट्रेनिंग से बचकर नहीं भागता, जबकि हम सभी जानते हैं कि गियोमे की ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होती है। डीमन स्लेयर की ऑथर क्योयोहारू गोतोगे डीमन स्लेयर शुरू करने से पहले बिल्कुल ही नूब थी क्योंकि भले ही उनके दिमाग में कमाल के आइडियाज थे लेकिन उनकी ड्राइंग वाहियात थी और इसीलिए वो अपनी फैन बुक में बताती है कि उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी थी डीमन स्लेयर के स्टार्टिंग के कुछ वॉल्यूम्स बनाने में और इस चीज में उनके पहले एडिटर ने बहुत मदद करी थी। इनफैक्ट ब्रीदिंग स्टाइल का कॉन्सेप्ट भी ऑथर ने एडिटर के साथ ही बैठकर सोचा है, वरना पहले तो आइडिया ये था कि हर कैरेक्टर की खुद की ब्रीदिंग स्टाइल करवा देते हैं, जैसे कि गियू तोमियो का स्टाइल ब्रीदिंग जो कि सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा है। केजी का एडिटर एक बहुत ही बड़ा ओताकू था और इसीलिए वो हर नए कैरेक्टर के लिए ऑथर से पूछता रहता था कि आखिर इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है और शायद यही वो कारण है कि केजी अपने हर कैरेक्टर के पीछे एक सोची समझी बैक स्टोरी रखती है। चलो अब देखते हैं कि रेनगोकू बाकी हाशिरास के बारे में क्या सोचता है। वो कहता है कि शिनोबु की बॉडी बड़ी ही छोटी है लेकिन बावजूद इसके वो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल और पॉइजन्स पर रिसर्च कमाल की करती है, इसीलिए रेनगोकू उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। और गियू के बारे में वो कहता है कि वो बहुत ही धीरे बोलता है, इतना धीरे कि उसे सुनना ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही वो बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है और रेनगोकू को सुनने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि फ्लूट डीमन से लड़ते हुए उसके कानों के पर्दे ही फट गए थे। तेनगेन के बारे में वो कहता है कि इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप कमाल की है लेकिन इसके पास जरूरत से ज्यादा ही वाइफ्स है। मित्सुरी की कमाल की टेक्निक्स की तारीफ करता है, साथ ही कहता है कि वो बहुत ही क्यूट जूनियर है। गियोमे के बारे में वो कहता है कि इनकी फिजिक कमाल की है, आखिर कोई इंसान ऐसी बॉडी बना भी कैसे सकता है। और वो सानेमी, मित्सुरी और ओबुनाई तीनों की ही रिस्पेक्ट करता है। डीमन स्लेयर के पहले 10 चैप्टर्स में ही एडिटर को चेंज करना पड़ जाता है और जैसा कि मैंने बताया कि एडिटर और ऑथर बड़े ही अच्छे दोस्त बन गए थे। इस चेंज की खबर सुनकर दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं और चेंज करने से पहले एडिटर केजी को एक गाइड बनाकर दे देता है कि कैसे और स्टोरी के किस पॉइंट पर क्या चीज करनी चाहिए ताकि सारी चीजें टाइम पर कवर हो सके। जहां एक तरफ केजी को लग रहा था कि इस स्टोरी को कंप्लीट होने के लिए 14 वॉल्यूम्स लगेंगी, वहीं दूसरी तरफ एडिटर का मानना था कि इसे कंप्लीट करने के लिए कम से कम 20 वॉल्यूम्स लगेंगी। सीरीज लगभग 4 सालों तक चलती है एंड गेस व्हाट, एडिटर सही बोल रहा था क्योंकि ये सीरीज कंप्लीट होती है 23 वॉल्यूम्स में। यूशिरो तामायो से एक प्रॉमिस लेता है कि अगर अगली लाइफ में वो दोनों साथ में रीइंकार्नेट होते हैं तो तामायो और किसी से नहीं बल्कि यूशिरो से ही शादी करेगी, जिस पर सरप्राइजिंगली तामायो स्माइल कर कर हाँ कहती है। यूशिरो इतना बड़ा तामायो फैन बॉय है कि उसके पास
कई सारी बुक्स भरी हुई है जिसमें केवल उसने लेडी टामायो को स्टडी करा है और नोट्स बनाए हैं। मुजान की वजह से ओबयाशी की फैमिली पर ऐसा कर्ज चल रहा था कि फैमिली में जन्म लेने वाली हर फीमेल 13 साल की उम्र तक मारी जाती है और इस चीज से बचने के लिए जरूरी है कि वो बहुत कम उम्र में शादी कर ले और अपनी फैमिली ही चेंज कर ले, वरना वो किसी एक्सीडेंट्स में या फिर बीमारी के चलते मारी जाएंगी, भले ही वो बचने की कितनी ही कोशिश कर ले। बैटल खत्म होने के बाद किरिया को लग रहा था कि वो 20 साल की उम्र तक मारा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो 30 साल की एज कंप्लीट करता है उसे समझ आ जाता है कि फैमिली का कर्ज टूट चुका है। इनफैक्ट वो जापान का सबसे लंबा जीने वाला इंसान बन जाता है। रेनगोकू का फेवरेट खाना है स्वीट पोटैटोस और मित्सुरी सेंजुरो को इसे बनाना सिखाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेनगोकू को पसंद है। कोकोशिबो के अपर मून 1 बनने के बाद से कभी भी उसकी रैंक नीचे नहीं गिरी और जब कोकोशिबो को पता चलता है कि अकाजा एक दिन उसे ब्लड बैटल में हरा के अपर मून 1 बनना चाहता है, तब उसे गुस्सा नहीं आता, इनफैक्ट अच्छा लगता है और वो उम्मीद करता है कि अकाजा और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए, क्योंकि वो भी मुजान की ही तरह अकाजा को पसंद करता था। जब ग्योको इंसान था तब भी वो बहुत अजीब हरकतें करा करता था, जैसे कि मछलियों की हड्डियों को डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करता था, यहाँ तक कि अपने डेड पेरेंट्स की बॉडी को भी सजावट के लिए रखता था। फ्यूचर आर्क में जब आओबा जो कि इनोसुके का डिसेंडेंट है वो अपनी जॉब को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, जिस वजह से वो किसी रैंडम पार्क में जाकर रोने लग जाता है, लेकिन तभी उस पार्क में सुमिहिको आ जाता है जो कि तानजीरो का डिसेंडेंट है। वहाँ पर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उसी दिन शाम को वो दोनों बैडमिंटन खेलने भी जाते हैं, मानो जैसे इन दोनों की ब्लड लाइन का दोस्त बनना किस्मत में ही लिखा है। सेंजिरो का डिसेंडेंट बिल्कुल रेनगोकू की तरह ही है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और खुश मिजाज, इतना ज्यादा कि लोग जब उसकी इंसल्ट भी करते हैं तब भी वो थैंक यू बोलता है। फाइनल बैटल के बाद हमारी मेन ट्रायो में सबसे ताकतवर कैरेक्टर होता है इनोसुके हाशिबिरा। आओई का नेचर रिस्पॉन्सिबल और सीरियस है, लेकिन जब भी वो इनोसुके के आसपास होती है तो इनोसुके की अजीब हरकतें देखकर उसे हमेशा हंसी आ जाती है और आओई वाटर ब्रीदिंग का यूज करती थी। इनफैक्ट उसने सेम फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दी थी जो कि मुइचिरो ने भी दी थी। चलो देखते हैं मुइचिरो बाकी हाशिरास के बारे में क्या सोचता है। वो सारे हाशिरास को एनिमल्स की तरह देखता है। तेनगेन उसे एक बंदर की तरह लगता है, ओबोनाए उसे एक जंगली बिल्ली की तरह लगता है, ग्योमे उसे एक भालू की तरह लगता है, सानेमी एक भेड़िए की तरह और मित्सुरी उसे पिंक कलर की एक चिक लगती है जो कि हर बात पर चैपी चैपी करती है, लेकिन उसे मित्सुरी के बाल बहुत सुंदर लगते हैं और ओबोनाए की आंखें भी बहुत सुंदर लगती है, यानी कि वो इस कपल का फैन बॉय है। रेनगोकू उसे एक उल्लू की तरह लगता है, शायद उसकी आईब्रोज की वजह से। शिनोबू उसे एक स्वॉलो बर्ड की तरह लगती है और गियू के बारे में तो उसके अलग ही विचार हैं। उसके हिसाब से गियू एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट है। मुइचिरो हमेशा अपने साइज से ज्यादा बड़े कपड़े पहनता है ताकि उसके ओपोनेंट्स को उसके मसल मूवमेंट्स का पता ना चले। कौन से हाशिरा से बात करना सबसे मुश्किल है, इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आता है सानेमी शिनुजुगावा, जिससे बात करना तो डेफिनेटली सबसे मुश्किल है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा वायलेंट और गुस्से वाली है। दूसरे नंबर पर आता है ओबोनाए और सरप्राइजिंगली तीसरे नंबर पर है गियोमे हिमेजिमा। गियोमे थर्ड पर इसलिए है कि भले ही सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन उसकी इतनी बड़ी कद काठी को देखकर वैसे ही लोग उससे बात करने में डरते हैं। डीमन स्लेयर में तांजिरो की एक बड़ी ही फेमस लाइन है कि जहाँ भी खुशियाँ तबाह हो जाती है वहाँ पर हमेशा खून की खुशबू रहती है। जब एक 15-16 साल का बच्चा ऐसी बात करता है तो समझ जाओ कि उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ही खतरनाक था। फैन बुक नंबर 2 में हमें बताया जाता है कि तांजिरो को केवल अपनी फैमिली की मौत के बारे में नहीं पता चला था। इनफैक्ट तांजिरो ही वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने पापा को खून की उल्टियाँ करते हुए देखा था, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। केवल यही नहीं, तांजिरो ही वो पहला व्यक्ति था जिसने उसकी ग्रैंड मदर को जमीन पर पड़ा हुआ देखा था जब वो एकदम से ऑफ हो जाती है। और गाँव में भी बहुत छोटी ही उम्र में तांजिरो स्मेल कर लेता है कि किसी विलेजर की मौत हो चुकी है और उस डेड पर्सन की फैमिली को भी सबसे पहले तांजिरो ही इन्फॉर्म करता है। अब जब तुम लोग तांजिरो की इस फेमस लाइन को सुनोगे तो ये ज्यादा सेंस बनाएगी क्योंकि उसके पूरे बचपन में ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास थे। शिनोबू गियू के बारे में बोलती है कि उसे और ज्यादा बात करना चाहिए, वो बहुत कम बोलता है, और गियू भी शिनोबू के बारे में कहता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है और वो मुझसे अक्सर बातें करा करती है, लेकिन कई बार उसे देखकर लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम लोगों को जानना है कि इंडिया में लोगों को डीमन स्लेयर का कितना नॉलेज है तो इस वीडियो पर क्लिक कर दो, और अगर देखना है किमित्सु एकेडमी की वीडियोस तो इस वीडियो पर क्लिक कर दो। अब इंतजार किस बात का कर रहे हो, कर भी दो क्लिक।